गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉइस आ रहा है? कैसे हैं बेटा आप सब लोग? चलो, बहुत अच्छे हैं। बेटा आज हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी की। हेरिडिटी के बारे बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ। हेरिडिटी के बारे में कोई जानता है? हेरिडिटी की आज हम बात करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। ठीक है। जेनेटिक्स मैं आज आपको टीच करूंगा, जेनेटिक्स के बारे में। कोई बताएगा तो व्हाट इज हेरिडिटी? हाँ यस, दिव्या ने कुछ कहा है सर, हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यस, यानी कि सर हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेंड्स, पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं? जैसे कि भाई जो डॉग है उसका जो बेबी होगा डॉग जैसा ही दिखेगा, उसके जैसा ही पपी जो होगा वैसा ही होगा। या कोई कैट है तो कैट के जो बच्चे होंगे, किटन जिनको हम बोलते हैं, वो भी कैसे होंगे? वो भी वैसे ही होंगे। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग्स को ही प्रोड्यूस करते हैं, है कि नहीं? तो बेटा कॉपी निकालिए, लिखना स्टार्ट करिए। तो व्हाट इज हेरिडिटी? व्हाट इज हेरिडिटी? देखो, हेरिडिटी इज पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स या एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो ट्रेड्स पास हो रही हैं, हेरिडिटी जो है सर, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम उनके जैसे दिखते कैसे हैं? ऐसा क्या है कि भाई, है कि नहीं? तो मतलब ये जो हमें विरासत में हमारी जो बॉडी हमें मिली है, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो मिला है, वो किसकी वजह से? किसी ना किसी जीन्स की वजह से। तो हेरिडिटी कभी कोई पूछे कि सर ये अकर किसकी वजह से करती है, तो हेरिडिटी अकर हेरिडिटी अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। क्लियर? क्या होंगे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? जीन्स होंगे, यानी कि बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। हम कैसे दिखते हैं? अपनी मम्मी पापा जैसे एग्जैक्टली दिखते हैं, है कि नहीं? तो जब आप स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, कोई बताएगा मुझे स्टडी ऑफ हेरिडिटी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कहाँ से आएगा? टेक्सोनॉमी थोड़ी ही है। टेक्सोनॉमी के अंदर तो बेटा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जेनेटिक्स, यस। क्या है? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। क्लियर?
यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है ना? तो देखो बेटा, यानी कि सर जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है, ये बायो का ब्रांच है, ठीक है ना, ना किसी फिजिक्स का ना किसी केमिस्ट्री का। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। किसकी स्टडी करेंगे हम? हेरिडिटी की एंड वेरिएशंस की। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। क्या आपने देखा होगा बेटा कि जो ए सेक्सुअली मोड, देखो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली, सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली। क्या आपने नोट किया? हेरिडिटी को नोट किया? और आज हो सकता है कि कुछ बच्चे होंगे जो आज इस लेक्चर में पहली बार आए होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या? अगर वो बच्चे हैं ऐसे, तो वो बायोलॉजी के ग्रुप को बेटा ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको आई थिंक लिंक भेज दिया होगा सर ने, ठीक है। तो उसमें मैं बॉटनी पार्ट आपका लूंगा पूरा 11th 12th का। और सुनिए, और क्या बातें करनी है हमें? देखो बेटा, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक तो होता है एसेक्सुअली, एक होता है सेक्सुअली। तो होता है ना, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, है ना। तो ये जो एसेक्सुअल होता है, तो इसमें ये बताओ कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, डबल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट होता है, ओनली वन इंडिविजुअल होता है ना? क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है कि नहीं? पेयर में होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, सिंगल में होते हैं। क्या इसमें कोई गैमेट बनता है? क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट बनता है क्या? बेटा जब गैमेट नहीं बनेगा तो ये बताओ कोई म्योसिस होगा क्या? म्योसिस होगा क्या? यानी कि सर कोई भी ये हमें प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि गैमेट बनना या म्योसिस, है ना। और सर कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली जैसे यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो ये सिमिलर बिल्कुल अपने ही जैसा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अपने ही जैसा क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, बनाएगा नहीं। जैसे कि एक प्लांट ले लो फॉर एग्जांपल शुगर केन का, ठीक है ना, एग्जांपल ले लो शुगर केन का। तो आप शुगर केन के फील्ड में देखेंगे सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे, सारे के सारे शुगर केन के एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, दिखेंगे कि नहीं? फॉर एग्जांपल शुगर केन में, है ना। तो होता क्या है कि जब ये रिप्रोडक्शन होता है ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर बहुत ही कम रेयर रेयर चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ देयर रेप्लिकेशन। जब ये रेप्लिकेट करते हैं उस वक्त डीएनए में बहुत ही कम, ना के बराबर डीएनए में चेंजेस आते हैं, है ना, कम आते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल। और लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्सिंग रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, लार्ज वेरिएशन। अब कहेंगे सर ये वेरिएशन क्या है ना, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये वेरिएशन टर्म क्या है ना। तो देखो, खुद को देखो आईने में और फिर अपने मम्मी पापा को देखो, तो ये बताओ कि आप एग्जैक्टली exactly अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं क्या? दिखते हैं क्या एग्जैक्टली exactly? नहीं ना, एग्जैक्टली तो नहीं दिखते होंगे। आपके पास उनके दिए हुए कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हेयर है, बॉडी है, ईयर है, नोज है, आईज हैं, ये सारे के सारे आपके पास कैरेक्टर्स हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल डुप्लीकेट है क्या उनके जैसी? वेरिएशन तो होगा ना। और फिर आप कंपेयर करिए अपने दादाजी से, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनसे कंपेयर करिए, क्या आप उनके जैसे दिखते हैं क्या? हाँ, नहीं दिखते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, इनके अंदर लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल, है कि नहीं? सेक्सुअल में ज्यादा मिलेगा, ए सेक्सुअल में बहुत कम मिलेगा। इसलिए तो जो दो पेरेंट जो होते हैं, जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर इनके कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम तो इनके ही जा रहे हैं ना, पड़ोसी के तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली इस मेल और फीमेल के होंगे।
लेकिन इसकी बॉडी जो होगी कुछ तो वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। वो क्यों आएगा? क्योंकि सर जो डीएनए कॉपी जब हो रहा होगा, तो डीएनए कॉपी के टाइम पे वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन थोड़ा सा अकर करेगा, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली exactly अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होते हैं। और यही धीरे 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 थोड़ा सा वेरिएशन आया, देखो अब इसका मैं फर्क बताता हूँ कि इससे होगा क्या। अगर आप खुद को मैच करोगे अपने मम्मी पापा से, तो आप ज्यादा रिजेंबल करोगे अपने मम्मी पापा से, या तो मम्मी से या पापा से, करोगे कि नहीं? अगर आप कंपेयर करोगे अपने दादा दादी जी से खुद को, तो वेरिएशन ज्यादा होगा कि नहीं? बोलो, वेरिएशन ज्यादा होगा या नहीं? होगा ना। आप फिर अपने और ग्रैंड के ग्रैंड पेरेंट्स से कंपेयर करिए, यानी और आप अपनी पुराने जो भी एंसेस्टर्स हैं उनसे कंपेयर करिए आप खुद को, और कंपेयर करिए, तो देखिए क्या हुआ, आपके सिमिलर होंगे क्या? नहीं होंगे ना, यानी कि वेरिएशन बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि सर आज से अगर हम देखें, आज से 10,000 साल बाद जो हमारी खुद की जनरेशन जो होगी, वो बिल्कुल हमसे मैच नहीं करती होगी, बिल्कुल अलग होगी। होगी कि नहीं? और इसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन। वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन कहाँ से आएगा? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? समझ में आया? दिमाग की बत्ती खुली? है ना। तो देखो, यानी कि हम एक बात ये कह सकते हैं सर, कि जब नई जनरेशन आती है ना, जैसे सर एक जनरेशन आई, मान लो दिस इज द वन जनरेशन, दिस इज द टू जनरेशन, दिस इज द थ्री जनरेशन। सर स्मॉल स्मॉल वेरिएशंस अकर करते हैं। भाई वन से जब टू आई होगी तो इसमें कुछ वेरिएशन आया होगा, अब थर्ड जो आई आई होगी इसमें कुछ वेरिएशन आए, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? वेरिएशन इकट्ठा हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं? क्यों? किसी की भी चीज की वजह से हो सकते हैं भाई। एनवायरनमेंट आज आप देखो, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट वगैरह अलग है, हो सकता है आज से बहुत सालों बाद क्लाइमेट कुछ और होगा, तो चेंजेस तो आएंगे ना धीरे धीरे, यानी कि हमारी टॉलरेट पावर बढ़नी चाहिए ना, रेजिस्टेंस पावर हमारी बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाए यहाँ पे, है कि नहीं? कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, तो जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशन अकर करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये जनरेशन जो है वो बिल्कुल अलग होगी, आज से 10,000 साल पुरानी मान लो उससे, है कि नहीं? और तब ये लीड करेगी किसको? इवोल्यूशन को। क्यों भाई? ऐसे ही तो होगा इवोल्यूशन। चेंजेस नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन कैसे होगा? तो भाई चेंजेस आना जरूरी है ना, थोड़े थोड़े चेंजेस आना जरूरी है ना। ठीक है। और जब चेंजेस आएंगे तो ये ट्रांसफर होंगे हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ऐसे मान लो, देखो फॉर एग्जांपल, आपकी जो जनरेशन है, आपका जो बर्थ हुआ होगा अप्रोक्स 2000 के बाद हुआ होगा, आपकी अभी एज करीब 15 से 16 साल की होगी सब बच्चों की। और 2005 2004 का बर्थ होगा आई थिंक आपका, है ना। तब का बर्थ रहा होगा। हम्म। अभी आप 11th में, आपने पहली बार फेसबुक वर्ड कब सुना था, या इंस्टा वर्ड कब सुना था? या आपने डिजिटल फोन जब देखा था पहली बार, आईफोन नाम की चिड़िया देखी थी, डिजिटल फोन कब देखा था, कौन सी एज में थे आप? 8, 8 साल के थे, 9 साल के थे, कितने? 10 साल पीछे चले जाओ, 6 साल के रहे होंगे, क्योंकि इसको 11 साल 12 साल तो हुए मिनिमम मार्केट में अच्छे से आए हुए, है ना। सन 2010 से डिजिटल फोन्स का काफी ज्यादा यूज बढ़ गया था, है ना। मतलब आप 6 7 साल के रहे होंगे। बेटा आज आप ये देखो, आप जब बचपन से बड़े हुए तब तो फोन नहीं था ना, लेकिन आज के बच्चे देखो, जो छोटे बच्चे हैं आज के, 1 साल का बच्चा नहीं हुआ है, पहले डोरेमोन देखेगा, जो भी कार्टून आते हैं, टॉम एंड जेरी आता है, ये कार्टून को देखेगा, तब वो खाना खाएगा, या तब वो मिल्क लेगा, है कि नहीं? जब तक उनकी आवाज नहीं सुनेगा वो खाना पीना नहीं खाएगा, उसको वो एलसीडी चाहिए अपने सामने। समझ में उसके कुछ नहीं आता है कि क्या होता है, बस देख के उसको बहुत अच्छा लगता है ना। तो देखो ये जो जनरेशन आई है, ये बचपन से आई है ना, बचपन से ये डिजिटलाइजेशन में आई है। और आज आप देखोगे कि जो बड़े लोग हैं ना, ओल्ड एज पर्सन अगर आप देखोगे 60 ईयर्स के, 50 ईयर्स के, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आज डिजिटल फोन को चला नहीं पाते हैं,
है ना, टच स्क्रीन फोन को यूज नहीं कर पाते, उनको ये लगता है पता नहीं इसमें क्या है, हमें क्या दबाना है क्या नहीं। तो वो आज भी वो नोकिया का वो छोटू सा फोन लेके घूमते हैं, है ना, उससे इस्तेमाल करते हैं। और लोग ये भी नहीं जानते कि भाई उसमें नंबर कैसे फीड होगा। लेकिन वहीं जो छोटा बच्चा है आज के 2-3 साल का, उसको ये पता है प्ले स्टोर पे से कैसे गेम को लाना है और कैसे खेलना है, कैसे स्टार्ट करना है कि नहीं। और ये अब तक मुझे भी नहीं पता है कि प्ले स्टोर से गेम तो डाउनलोड मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करूंगा, है कि नहीं। तो मैं उसमें डरता हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं डरते हैं, वो डेली दिन में 4 गेम डाउनलोड करते हैं और फिर उनको डिलीट भी कर देते हैं, है ना, ये करते हैं कि नहीं। तो सोचो आज की जो जनरेशन है इसमें। हेलो हेलो बेटा हेलो। अरे वॉइस क्यों नहीं जा रही है, क्या हो गया इसको। हेलो हेलो। आ रही है क्या बेटा, वॉइस आ रही है क्या? यस आ रही है। यस बेटा, एक्चुअली पावर कट हो गया है अभी। पावर कट की वजह से ये दिक्कत आ रही है ना। तो ठीक। हेलो हेलो हेलो। हेलो बेटा, एम आई ऑडियो? आई थिंक आ रहा है वॉइस। यस बेटा, सुन पा रहे हैं ना? अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 15-20 मिनट। ठीक है, तो वॉइस आ रहा है ना? ओके। देखो, तो हाँ मैं कहाँ था, मैं इवोल्यूशन बता रहा था ना कि टॉपिक भी छूट गया दिमाग से, क्या बता रहा था मैं? बताओ कुछ। क्या बोल रहा था मैंने? वेरिएशन के लिए कुछ बोल रहा था ना?
छोटे बच्चे उनको देखो, उनको पता है कि कैसे मोबाइल से डाउनलोड करना है। हेलो, हेलो, है क्या ब्रेक? हेलो, 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 हेलो। बेटा, am I audible clearly? Voice is breaking. बेटा क्लियर सुन सकते हैं क्या? हेलो, थोड़ा माउथ बैक साइड। हेलो, 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 अभी भी ब्रेक? रुको, मैं कुछ और करता हूँ, मैं इसमें से ऑन करके देखता हूँ। रुको, लेने की कोशिश करता हूँ। हेलो हेलो बेटा, बेटा, नाउ नाउ वॉइस इज क्लियर। बेटा, हेलो हेलो बेटा, वॉइस क्लियर अभी नहीं है। ब्रेकिंग। ऐसा हो कैसे रहा है? अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? हेलो बेटा, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अभी देखो, क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस। ओके, तो देखो, मैंने कहा था क्या कि हम चेंजेस की बात कर रहे हैं कि जो पहले की जनरेशन थी वो डिजिटलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानती है ना। यहाँ तक कि वो लोग ना ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करते हैं, वो सब कैश में काम करते हैं। लेकिन आज है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन काम करती है, ऑनलाइन पे करती है सब कुछ, है कि नहीं? तो देखो, तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आगे की जो जनरेशन आएगी उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो ज्यादा एडवांस देखने को मिलेगी, है ना? नहीं।
हेलो। हेलो। बेटा अभी क्या फिर से होनी तो नहीं चाहिए वैसे अब। हेलो। एम आई क्लियर? वॉइस इज नॉट क्लियर, ये हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। बेटा अब तो क्लियर होना चाहिए वैसे। अभी भी नहीं है क्या क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो। तो यानी एग्जांपल्स ले सकते हैं सर जो कि अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमें ट्रेड्स के देखने को मिलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स के, है कि नहीं? यानी कि फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, प्रोवाइड्स अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड अ फ्यू चेंज जनरेशन, है कि नहीं? तो यानी कि जो ट्रेट है वो जेनेटिकली पास हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट है, क्लियर, इससे एक ऑफस्प्रिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑफस्प्रिंग आ रहा है। तो इसके पास क्या आ रहे हैं? कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन आ रहा है, वैसा बिल्कुल ये दिख रहा है कि नहीं? तो इसके पास कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं कि भाई ट्रेड्स, इससे यहाँ पे इसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं? यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन ये जो ट्रेड यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने इसको नाम दे दिया पेरेंट और दिस वन इज द ऑफस्प्रिंग। तो बॉडी डिजाइन आ रहा है, तो ये एक इनहेरिटेड इनहेरिटेंस है कि नहीं, विरासत में मिली हुई बॉडी है। क्यों भाई? विरासत में मिली हुई बॉडी है, तो ये एक इनहेरिटेंस है। और क्या हो सकते हैं? जैसे हेयर कलर आप ले लो फॉर एग्जांपल, वो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेड ट्रेट होगा। समझे कि नहीं? जैसे भाई ब्लैक है, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी ब्राउन होते हैं, ठीक है ना? हेयर कलर, किसी की आई ब्लैक होती है, किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, रिसेसिव में ब्लू देखा जाता है कभी कभी, है ना? हाइट ले लो भाई, हाइट किसी की टॉल होती है, किसी की शॉर्ट, किसी की टॉल होती है, किसी की शॉर्ट होती है कि नहीं? ईयर लोब्स ले लो आप, ईयर लोब्स समझते हैं? ईयर लोब्स, दीज आर द ऑल एग्जांपल्स। ईयर लोब्स देखो, ये किसी के देखोगे ये अटैच होते हैं और किसी के अटैच नहीं होते हैं, है ना? ईयर लोब्स जो हैं किसी के फ्री होंगे या किसी के अटैच्ड होंगे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? क्लियर? यस। फिर देखो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट देखो। तो यानी कि आप लोग ये समझ गए सर, इनहेरिटेंस इन हेरिडिटी वगैरह क्या होता है। तो जब भी हम बात
इंटरनेट परेशान क्यों करें। हेलो बेटा, वॉइस आया क्या? अभी अभी देखो वॉइस आ रहा है। हेलो, आर यू लिसनिंग? हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल? ओके, देखो सी बेटा, आपने ये दोनों वर्ड देखे होंगे, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। देखे हैं क्या, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस? तो जब भी हम इसकी बेंच की, तो होता क्या है कि दोनों टर्म्स हमें एक जैसे लगते हैं। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो है, वो दोनों हमें सिमिलर जैसे लगते हैं, क्योंकि हमेशा सिमिलर लगते हैं इनहेरिटेंस में, है ना, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में फर्क है ना, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, नोट करना चीज को। हेरिडिटी में, कि हेरिडिटी में क्या हो रहा है, पासिंग ऑफ ट्रेड। क्या हो रहा है, पासिंग ऑफ ट्रेड, है ना। किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू जीन, थ्रू जीन, फ्रॉम वन जनरेशन टू। हेलो 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 हेलो, इट इज क्लियर बेटा? बाकी का कुछ क्लियर आ रहा है वॉइस? बाकी का वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने बोला हैरी, व्हाट इज हेरिडिटी, हमने पढ़ लिया, ठीक है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो वर्ड है, वो दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, एक जैसे लगते हैं, है ना, एक जैसे, लेकिन दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। कैसे सर, ये बताइए। देखो, हेरिडिटी क्या था, पासिंग ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये था कि नहीं, हमने ये पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। तो ये तो हो गया हेरिडिटी। इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे सर? इनहेरिटेंस में क्या होगा कि यहाँ पे सर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो या जो राइट्स आपको मिले हैं विरासत में, है ना, जब हो जाएगी। देखो, हेलो, वॉइस आ रहा है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे कि भाई मान लीजिए आप किसी राजा के बेटे हैं, किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो राइट्स होंगे, उनके जो राइट्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो आपको विरासत में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनहेरिटेंस में मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना। तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो राइट्स होते हैं, जब एक जन डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट जनरेशन पे वो ट्रांसफर होते हैं ना, दैट इज नोन एज, समझ में आया क्या, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट्स ब्रेकिंग अगेन बेटा, मेरी तरफ तो अभी नेट एकदम ठीक दिखा रहा है, अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हेलो बेटा, अभी देखो, अभी वॉइस आ रहा है क्लियर? नाउ वॉइस इज क्लियर? हेलो, नाउ वॉइस इज क्लियर? क्लियर ना? सुनो बेटा, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो वर्ड है, वो दोनों एक जैसे साउंड सिमिलर करते हैं। सिमिलर साउंड को लगता है हमें कि भाई इनका साउंड कैसा, एकदम सिमिलर है, बट वो एक जैसे नहीं है, दे आर नॉट द सेम। देखो क्या,
हेरिडिटी में क्या होता है, पासिंग ऑफ ट्रेड्स होते हैं थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अभी क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस क्या होता है सर? इनहेरिटेंस में क्या होगा, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ राइट्स। जब एक जनरेशन की डेथ हो जाएगी तो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन के पास वो प्रॉपर्टी राइट्स जाते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं कि नहीं, मिलते हैं ना विरासत में, पापा की प्रॉपर्टी, है ना। तो वो क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वर्ड क्या है, विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी, वो राइट। अगर मान लो भाई आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो रॉयल फैमिली के जो भी दौलत है, जो भी प्रॉपर्टी है, उनको जो भी एक्स्ट्रा राइट्स हैं, ठीक है, वो सब उस नेक्स्ट जनरेशन को उनके मिलेंगे या नहीं, मिलेंगे ना। तो वो क्या है, इनहेरिटेंस। दोनों में वर्ड है, दोनों में डिफरेंस है। हेरिडिटी के अंदर केवल ट्रेड्स पास होते हैं थ्रू द जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन, और सबसे बड़ी बात, ये जो हेरिडिटी में जो ट्रेड्स ट्रांसफर हुए हैं ना, तो उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में वो सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं, यानी इनहेरिट हुए हैं। एक फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हुए हैं, देखने को मिल रहे हैं, है ना, इनहेरिट हुए हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो थ्रू जीन्स हुए हैं, वो जो पासिंग ऑफ ट्रेड्स है वो थ्रू जीन्स हुआ है ना। लेकिन इनहेरिटेंस में क्या है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन के पास हो जाएगा, जाएगा कि नहीं। जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया में ले लो भाई, जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे दादाजी या पापा के नाम पे होती है, ठीक है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या होता है कि कानूनी तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके जितने भी बच्चे होंगे उनके नाम हो जाएगी, उनको बिलोंग हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? भाई मान लो एक अंकल जी थे, उनके चार बच्चे थे, दो लड़के थे, दो लड़कियां थे, तो अकेले दोनों लड़कों को नहीं जाएगी, उसमें रजामंदी गर्ल्स की भी होगी, होगी या नहीं। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर्स टू चिल्ड्रन। क्लियर? एम आई क्लियर? अभी ठीक है क्या बेटा? समझ में आया इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का मतलब? ये बताओ, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का मतलब समझ में आया? क्या है कि कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें क्या है कि इनहेरिटेंस को वही बताया गया है कि भाई हेरिडिटी है ना, विरासत। तो विरासत में तो ट्रेड्स भी मिल रहे हैं ना, और प्रॉपर्टी भी तो मिल रही है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी को कहाँ जाएंगे हम, इनहेरिटेंस में कहेंगे। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इन दोनों में, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में, ये फर्क पता चलता है। क्लियर? नो बेटा, दिस इज नॉट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बॉटनी, बट इट इज अ चैप्टर ऑफ बॉटनी। ठीक है, ये आप नोट कर लो, इनहेरिटेंस। डन बेटा, दिस इज द जेनेटिक्स पार्ट। सुना है क्या? ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्या किसी बच्चे ने इनका नाम सुना है? मेंडल साहब का नाम सुना है क्या?
अच्छा, ये बताएगा कोई मेंडल साहब किस लिए जाने जाते हैं? मेंडल साहब किस लिए जाने जाते हैं, कोई बताएगा? Pioneer of modern genetics, yes, he is the father of genetics. Mendel is the father of genetics. बेटा आज आप जो डॉक्टर बनेंगे, आगे आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे ना, जितनी आज मेडिकल साइंस में जितनी स्टडीज हैं अवेलेबल, उसमें बहुत बड़ा हाथ है मेंडल साहब का, है ना? बहुत बड़ा हाथ है, अगर ये ना होते तो समझ ही नहीं पाते कुछ भी, है ना? तो जेनेटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने ही तो बताया ये सारी चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, इनके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं फिर भी थोड़ा बहुत बताता हूँ कि ये जो मेंडल साहब थे ना, ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। कौन थे ये? ऑस्ट्रियन मॉन्क। आप सब ये लिखना, क्वेश्चन आते हैं नीट में मेंडल साहब के ऊपर। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक है, और साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्टडीज की थी, वर्क किया था किसके ऊपर? हेरिडिटी के ऊपर। किसके ऊपर वर्क किया था? हेरिडिटी के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने। हेरिडिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इन्होंने ना अपनी थ्योरी दे दी थी, गेव थ्योरी, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। कब दी इन्होंने अपनी थ्योरी? इन 1866। सोचो आज से कितने साल पहले, 1866 में दे दी। लेकिन पता है उस वक्त इनकी थ्योरी को कोई समझ ही नहीं पाया, लोग इतने मूर्ख थे उस वक्त, इतने नासमझ थे कि इनकी इस स्टडी को कोई समझ ही नहीं पाया, इनकी थ्योरी को कोई नहीं समझ पाया उस वक्त, है ना? तो इनकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई, इनकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। समझ रहे हो, है ना? भाई जो लोग भाई लोग जो चीजों को नहीं समझते उसको क्या कहते हैं? अरे ये तो बकवास है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसा होता है ना? जो चीजें समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, इनकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। फिर क्या हुआ कि 1900 के टाइम पे थ्री थ्री साइंटिस्ट आए। 1900 के टाइम पे थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट आए, अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट आए, थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम थ्री डिफरेंट प्लेसेस, प्लेसेस। क्लियर? तो जैसे कि उनका मैं नाम बता दूं, कौन कौन सा नाम था। जैसे एक का नाम था ह्यूगो डी वेरीज। ह्यूगो डी वेरीज। एक का नाम था टिशर मार्क। और थर्ड का नाम था कोरेंस। ठीक है, थर्ड का नाम था कोरेंस, CORRENCE। ये थ्री नेम थे, थ्री साइंटिस्ट थे फ्रॉम थ्री डिफरेंट प्लेसेस। इन्होंने क्या किया, इनकी थ्योरी को ना फिर से रीडिस्कवर्ड किया। ठीक है ना? इन्होंने फिर से इनकी थ्योरी को रीडिस्कवर्ड किया और प्रपोज्ड किया, है ना? रीडिस्कवर्ड किया, जो भी मेंडल साहब ने थ्योरी दिया था उस वक्त, उस थ्योरी को इन्होंने फिर से रीडिस्कवर्ड किया। तो बाद में जब ये तो रहे नहीं थे, ये तो डेथ हो गई थी इनकी, तो बाद में इनको बोला गया कि भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कौन थे जिन्होंने इतनी बड़ी स्टडी कर ली और उस वक्त के लोग इसे समझ ही नहीं पाए, है ना? तो इसीलिए इनको उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझे? क्लियर है क्या? वॉइस आ रहा है अब ठीक? बच्चों, बेटा इसको नोट कर लो। डन? सर सेकंड नेम क्या है? TSCHKMARK, टिशक मार्क। TSCHKMARK, नोटेड? शिवानी?
क्या किया था इन्होंने ऐसा जिसकी वजह से मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मैं इनके एक्सपेरिमेंट्स आपको बताता हूँ नेक्स्ट। क्या किया था इन्होंने, आपने किसी बच्चे ने, मुझे आई थिंक मुझे याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, किसी ने कुछ पढ़ा है ऐसा? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो बेटा, जो तो इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए थे करीब करीब 1856 और 1857 के बीच में इन्होंने करीब करीब अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए थे। तो इन्होंने जो हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस पे किए थे? पी प्लांट पे किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, ये नाम आता है पाइसम सटाइवम। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पी प्लांट पाइसम सटाइवम, इसके ऊपर किए, है ना। तो इन्होंने ये 1856 से 57 के टाइम पे स्टार्ट किया था, 19th सेंचुरी में। और ये इसके ऊपर अप्रोक्स 1865 तक करते रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते रहे थे, है ना, स्टडी करते रहे थे इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन ये भी आते हैं कि भाई एडवांटेज ऑफ पाइसम सटाइवम, कि उन्होंने पी प्लांट को चूज क्यों, वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज। यानी कि मैं इससे बोल सकता हूँ एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, व्हाट आर द। तो देखो क्या क्या थे, क्या बोला था इन्होंने। इसका पहला प्रॉपर्टी ये था सर, इसका जो लाइफ साइकिल है ना, शॉर्ट है। बेटा अभी भी सर वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी भी हो रहा है क्या? हेलो, शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। और क्या था, इसको पूरा साल ग्रो कर सकते हैं ना, कुड बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। और क्या है इसका, चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और क्या कर सकते हैं भाई, इनके पास 7 पेयर्स थे इसके, कितने पेयर्स थे? 7 पेयर्स थे, 7 पेयर्स के कैरेक्टर्स थे इनके पास। यानी कि और क्या था इसका एडवांटेज, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहां से देखने को मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो देखो ये सारे सारे एडवांटेजेस थे, यानी कि ये प्रॉपर्टी थी। शॉर्ट लाइफ साइकिल से फायदा क्या है सर? फायदा ये है कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ना, तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको बहुत कम वक्त में मिल जाएगा। जैसे कि भाई आप कहते सर ये कोई और वेराइटी ले सकते थे, कोई और स्पीसीज ले सकते थे, लेकिन उसमें पता चलता कि 1 साल लग रहा है, कि भाई रिजल्ट आने में 1 साल लग रहा है, तो इतना थोड़ी ना वेट करेगा कोई। ये इजी टू कल्टीवेशन था, इसका रिजल्ट जो था कुछ ही टाइम में मिल जाता था, है ना। तो लेस टाइम में रिजल्ट मिल रहा था एक्सपेरिमेंट का, समझे। कुड बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, यानी सर एक ही साल में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, मोर एक्सपेरिमेंट कैन बी डन इन अ ईयर।
है ना, दिस इज द एडवांटेज। एंड द नेक्स्ट चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसका क्या मतलब है सर? इसमें मतलब ये है कि मेंडल साहब अपने मर्जी से उनकी जो भी डिजायर है उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते थे, चाहे वो सेल्फ करें या क्रॉस करें, उनकी मर्जी है। तो ये फायदा था। जैसे कि मैंने लिखा है 7 पेयर्स में कैरेक्टर्स थे इनके पास, मतलब इनके पास लार्ज नंबर ऑफ चॉइस थी। क्या था? लार्ज नंबर ऑफ चॉइस अवेलेबल थी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, है ना। लार्ज नंबर ऑफ चॉइस इज अवेलेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट क्या था? अब तो वॉइस आ रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और क्या था सर? लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है तो उनके पास एक डेटा के लिए अच्छा नंबर होगा ना, जिससे ये एनालिसिस कर सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए लार्ज नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल है। क्लियर? एवरीवन क्लियर? बेटा प्लीज नोट दीज एडवांटेजेस, नोट करो ये सब पे। फोर्थ पॉइंट, 7 पेयर्स, यानी कि बेटा इनके पास लार्ज नंबर ऑफ चॉइस अवेलेबल है। अब 7 पेयर्स कहने का क्या मतलब है? देखो मैं इसका भी बता देता हूँ कि भाई हाइट, गार्डन पी का हाइट, हाइट टॉल हो सकता है, डार्क हो सकता है। सीड ऑफ कलर, सॉरी कलर ऑफ सीड, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है कि नहीं? कलर ऑफ पॉड, वो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। तो इनके पास ये कैरेक्टर्स थे, यानी 7 पेयर्स थे कैरेक्टर्स के। सीड, शेप ऑफ सीड, भाई शेप ऑफ सीड क्या होगी, है कि नहीं? शेप ऑफ पॉड क्या होगा, जिसमें मटर के दाने पी के हमें ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या होगी, एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी। तो इस तरीके से इनके पास वैरायटी बहुत सारी थी ना। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, पूरी बायो का जेनेटिक्स जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखो। ठीक है, देखो बेटा, आपने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस सुना है? सुना है ना? देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो मतलब, मोनो मतलब सिंगल, यानी कि इसमें इस क्रॉस के अंदर
वन, ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड, केवल ही कैरेक्टर की बात की गई, ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम। क्लियर? एट अ टाइम केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी की गई। ठीक है, क्या किया गया देखो भाई, मेंडल साहब ने क्या किया, सबसे पहले एक प्लांट लिया जिसके जीन थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये एक प्योर टॉल प्लांट है, प्योर ब्रीड, प्योर टॉल, एंड दिस इज द प्योर डार्क, प्योर टॉल एंड प्योर डार्क। इसमें इन्होंने क्या किया ये मैं बताता हूँ। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है। तो जब इसके गैमेट बनेंगे तो जैसे टी टी है, ये गैमेट बन गए, गैमेट बनने के टाइम पे अलग अलग हो जाते हैं ना, ये टी है, ये टी है, समझ गए कि नहीं? अब सुनो, इनका क्रॉस करवाएंगे क्योंकि सेम ही है गैमेट्स तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड प्लांट है कि नहीं, बोलो, हाइब्रिड टॉल प्लांट है या नहीं? और यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, यही हुआ है ना, ये मिला इन्हें। यानी कि इसको मैं कहता हूं F1 जनरेशन, क्या कहता हूं मैं, F1 जनरेशन। क्लियर? दिस इज द F1 जनरेशन। कोई, एंड दीज आर द गैमेट्स। क्लियर? यहां तक कॉपी करो फटाफट, फिर मैं इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको। कॉपी करिए जल्दी से। कॉपीड। नेक्स्ट में हमें पता था सर, हमें क्या मिला था, ये हाइब्रिड प्लांट मिला था, दिस इज केम बाय F1 जनरेशन, हमें ये मिला था F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हमने नहीं, मेंडल साहब ने क्या किया था, इन्होंने कराया इसका सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी कि अब ये है और ये है, इनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। समझे कि नहीं? तो देखो ऐसे होगा कि नहीं, बोलो, ऐसे होगा ना? तो देखो अब हमें कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी, ये वाला इसके साथ ऐसे क्रॉस करेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल टी, है ना? फिर ये इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सुनो नेक्स्ट क्या करेगा, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, अब ये इसके साथ करेगा, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी करेगा और ये आएंगे। समझे कि नहीं? चार ऑफस्प्रिंग मिल गई हमें, कितनी मिल गई, फोर ऑफस्प्रिंग मिल गई क्या? इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, ऐसे लिख के देखो, इसको आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एक साइड में इस तरीके से, एक साइड में ऐसे, मेल फीमेल को इस तरीके से लिख लीजिए। तो इसके स्मॉल टी और सॉरी कैपिटल टी का कराइए, यहाँ पे ये आएगा। फिर इसका और इसका कराइए मल्टीप्लाई, ये आएगा। फिर इसका और इसका कराइए, ये आएगा। फिर स्मॉल टी का कराइए। क्या ये मिल गया क्या, बोलो, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या किसी को, कोई भी बच्चा? क्लियर? तो यानी कि सर, अब सुनिए सर,
ये जो स्मॉल कैपिटल टी हमें मिला ये वाला, ये कैसा है सर? प्योर टॉल, है ना। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, ये हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल कौन सा वाला? ये दोनों, है ना। और ये सर जो स्मॉल टी वाला है, ये हमें कैसा दिखा? ये हमें दिखा डार्क। ये कैसा हुआ? डार्क। अगर इसका आप रेशियो लिखें, क्या लिखें? आपने देखा कि जो टॉल हैं वो कितने हैं? 75%। कि भाई तीन टॉल है ना, 1 2 3, 75%। और डार्क वाले कितने हैं? 25%। तो अगर आप इनका रेशियो लिखेंगे तो 3:1 हो गया कि नहीं? दिस इज द प्योर डार्क। हाइब्रिड डार्क होगा ही नहीं। हाइब्रिड डार्क कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का भी कुछ मतलब है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, हाइब्रिड डार्क कभी नहीं होगा। ये बताओ, यहां तक समझ में आया? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया क्या? क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है बच्चों? अब सुनो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ नेक्स्ट। ये नोट कर लिया आपने? ये सब नोटेड है? यस। अब मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी ये वर्ड सुने हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट? डोमिनेंट ट्रेट, क्या आपने कभी ये वर्ड सुने हैं? डोमिनेंट एंड ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? ये बताओ, मेरी वॉइस आ रही है क्या क्लियर बच्चों? हेलो 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 हेलो। अक्षता, पायल, प्रशांत, सुमित, शिवानी, मनीष, एम आई क्लियर? हेलो बेटा, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है, इसकी हम लोग ट्रेट की देखो। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो खुद को क्या करेगी? एक्सट्रेट दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड
बेटा ऑडिबल? हेलो हेलो ऑडिबल? हेलो। देखो बेटा, ये जो डोमिनेंट ट्रेट है, टॉल क्या एक डोमिनेंट ट्रेट है। क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए कि भाई इस टी के लिए जो कैपिटल टी आ रहा है ना, कैपिटल टी एक डोमिनेंट के लिए होता है, ठीक है। वहीं रिसेसिव के लिए क्या है सर? रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट है जो कि हिडन होगी, द ट्रेट दैट रिमेन्स हिडन, ट्रेट दैट रिमेन्स hidden, the trait that remains hidden, dominated by